वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर, जहां हर कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल क्लियर। आज का मुख्य फोकस एनसीईआरटी कक्षा 10 की विज्ञान की किताब के अध्याय 3 पर रहेगा। धातु और अधातु, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके पहले भाग पर ध्यान देंगे, यानी इन तत्वों के भौतिक गुणधर्म क्या हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं। इन स्लाइड्स में विजुअल उदाहरण बहुत बढ़िया है, जिससे सीखने वालों को कॉन्सेप्ट तुरंत समझ आ जाएगा। तो चलिए सीधे स्लाइड 1 पर चलते हैं, जो मुख्य पृष्ठ या टाइटल स्लाइड है। मुझे यहाँ एक तरफ चमकता हुआ सोने का बिस्कुट दिख रहा है। हाँ, वो गोल्ड है, जिसे औ से दर्शाते हैं। चित्र के हिसाब से ये चमकदार है और आघातवर्तीय यानी मैलिएबल भी है। साथ ही ये तन्य या डक्टाइल भी होता है। और ठीक उसके दूसरी तरफ एक पीले रंग का पाउडर रखा हुआ है। वो सल्फर पाउडर है, जिसे S लिखा गया है। सोने के बिल्कुल विपरीत ये निष्प्रभ या डल लग रहे हैं ना। हाँ, और साथ ही ये भंगुर या ब्रिटल दिख रहा है। और सल्फर ऊष्मा और विद्युत का कुचालक या पुअर कंडक्टर होता है। ये एक सटीक झलक है कि धातु और अधातु में मुख्य अंतर क्या होता है। अब स्लाइड 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तत्वों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट समझाया गया है। सवाल यह है कि इन तत्वों को बांटा कैसे जाता है, क्योंकि चित्र में काफी सारी गेंदें और बुलबुले दिख रहे हैं। देखिए, तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर दो मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला भाग धातुएं हैं, जो आपको धात्विक गेंदों या मेटालिक स्फीयर्स के रूप में दिख रही हैं। अच्छा, तो इसमें आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोना और चांदी जैसी चीजें शामिल हैं। बिल्कुल, ये सभी धातुएं हैं। और दूसरा भाग अधातुओं का है, जिसके चित्र में आपको पीले, काले और पारदर्शी बुलबुले दिख रहे हैं। तो मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और कार्बन इन बुलबुलों से दर्शाए गए हैं। सही पकड़ा, ये अधातु की श्रेणी में आते हैं। अब हम इनके स्पेसिफिक गुणों को देखते हैं। हाँ, स्लाइड 5 पर सबसे पहली भौतिक विशेषता दी गई है चमक या मेटालिक लस्टर। यहाँ लिखा है कि धातुओं की सतह चमकदार होती है। चित्र में भी एकदम चमकती हुई सतह दिखाई गई है ना। एग्जैक्टली। इसे ही धात्विक चमक कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत अधातुएं चमकदार नहीं होती। मतलब वो मलिन होती हैं, जैसे डल कहते हैं। जैसे चित्र में एक कोयले का टुकड़ा दिखाया गया है। कोयले में तो कोई चमक नहीं होती। पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एक अलर्ट ऑरेंज बॉक्स भी है, जिसमें अपवाद या एक्सेप्शन के बारे में बताया गया है। ओह हाँ, उस बॉक्स में कुछ बैंगनी रंग के क्रिस्टल दिख रहे हैं। ये क्या चीज है? ये आयोडीन है। आयोडीन एक अधातु होती है, पर अधातु होने के बावजूद ये चमकीला होता है। तो नियम का ये अपवाद बहुत जरूरी है। वैसे अपवाद एग्जाम में बहुत आते हैं। चलिए स्लाइड 7 पर दूसरे गुण को देखते हैं, अवस्था या स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सामान्यतः धातुएं ठोस या सॉलिड होती हैं, जैसे स्लाइड में लोहे की छड़ें और एक ब्लॉक दिखाया गया है। और अधातुओं की बात करें तो चित्र में क्लोरीन गैस का एक जार है और सल्फर पाउडर रखा है। तो मतलब अधातुएं ठोस या गैस रूप में होती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ फिर से एक एक्सेप्शन अलर्ट है। एक थर्मोमीटर और बीकर का चित्र देखिए। थर्मोमीटर में तो पारा होता है, जिसे मर्क्यूरी कहते हैं। सही कहा, मर्क्यूरी यानी Hg अकेली ऐसी धातु है जो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रव या लिक्विड अवस्था में मिलती है। धातु होकर भी लिक्विड। कमाल की बात है। और अधातुओं में भी कोई ऐसी चीज है क्या जो लिक्विड हो? बिल्कुल, ब्रोमीन, जिसे Br से दर्शाते हैं, वो ऐसी अकेली अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब स्लाइड 9 की बात करते हैं, जहां तीसरी विशेषता कठोरता या हार्डनेस दी गई है। धातुएं तो सामान्य रूप से कठोर ही होती है ना? हाँ, धातुएं कठोर होती हैं और अधातुएं अधिकतर नरम होती हैं। पर चित्र में देखिए, एक चाकू से किसी धातु को काटा जा रहा है। हाँ, मैं वही देख रहा था। चाकू से किसी धातु को काटना थोड़ा अजीब नहीं लगता? यही तो अपवाद है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें आम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये नरम धातुओं का उदाहरण हुआ। और अधातुओं में क्या अपवाद है? हीरा, जिसे हम डायमंड कहते हैं। हीरा कार्बन का ही एक रूप है जो कि अधातु है। फिर भी हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। अधातु का सृष्टि का सबसे कठोर पदार्थ होना सच में चौंकाने वाला है। अब स्लाइड 11 पर चौथा गुण है आघात वर्ध्यता या मैलिएबिलिटी।
इसका क्या अर्थ होता है? परिभाषा के हिसाब से धातुओं को पीटकर पतली चादर या शीट बनाने की जो क्षमता होती है उसे आघातवर्ध्यता कहते हैं। चित्र में हथौड़े से एक धातु को पीटकर शीट बनाते हुए दिखाया भी गया है और इसमें सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य बताए गए हैं। जबकि दूसरे चित्र में जब एक कोयले के टुकड़े पर हथौड़ा पड़ता है तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यानी अधातुएं भंगुर होती हैं, ब्रिटल, चोट मारने पर टूट जाती हैं। हाँ, उनकी शीट नहीं बनती। एकदम सही। अब स्लाइड 13 पर 5वीं विशेषता तन्यता या डक्टिलिटी पर आते हैं। धातुओं को खींचकर पतले तार या वायर में बदलने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। तो इसका मतलब धातुएं तन्या होती हैं और अधातुएं नहीं होती। यहाँ एक अमेजिंग फैक्ट का बॉक्स भी है जिसमें सुनहरे तार का बंडल दिख रहा है। वो सच में अमेजिंग फैक्ट है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सिर्फ 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम से 2 किलोमीटर, ये सीखने वालों के लिए सच में हैरान करने वाला तथ्य है। चलिए स्लाइड 15 पर आते हैं, जो ऊष्मा की चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में है। यहाँ एक बर्नर से धातु की एक रॉड को गर्म किया जा रहा है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक या गुड कंडक्टर्स होती हैं। रॉड के एक सिरे पर आंच लगने से दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इसमें सिल्वर और कॉपर सबसे अच्छे चालक हैं। और अधातुएं ऊष्मा की कुचालक या बैड कंडक्टर्स होती हैं। पर यहाँ भी नीचे एक अपवाद वाला पॉइंट दिख रहा है। हाँ, लीड जिसे पीबी लिखते हैं और मर्करी यानी Hg, ये दोनों धातु होने के बावजूद ऊष्मा के कुचालक माने जाते हैं। अब गर्मी के बाद स्लाइड 17 पर बिजली की बात आती है। विद्युत की चालकता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इस चित्र में एक तार है जिसके अंदर कॉपर और बाहर पीवीसी की कोटिंग है। कॉपर एक धातु है, इसीलिए वो विद्युत का सुचालक है। करंट उसके अंदर बहता है। और बाहर पीवीसी एक अधातु का कंपाउंड है जो कुचालक है, इसीलिए हमें करंट नहीं लगता। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, पर साथ वाले चित्र में एक बैटरी और बल्ब के साथ पेंसिल लगाई गई है और बल्ब जल रहा है। ये कैसे हुआ? क्योंकि पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है, यानी एक अधातु है। फिर भी ये विद्युत का सुचालक होता है और करंट को आगे बढ़ाता है। विद्युत के बाद अब आवाज की बात आती है। स्लाइड 19 पर 8वां गुण है ध्वनिक, जिसे सोनोरस कहते हैं। इस ध्वनि का क्या अर्थ है? किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज या ध्वनि उत्पन्न करने का जो गुण होता है उसे ही ध्वनिक कहते हैं। चित्र में एक बजती हुई सुनहरी घंटी दिखाई गई है, जैसे स्कूल की घंटियां होती हैं जिन पर चोट मारने से आवाज आती है। हाँ, क्योंकि धातुएं ध्वनिक होती हैं, पर अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। उन पर चोट मारने से वैसी गूंज नहीं आती। बिल्कुल। अब हम इस चैप्टर के आखिरी भौतिक गुण पर हैं, स्लाइड 21 पर। गलनांक और क्वथनांक, यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक आमतौर पर उच्च या हाई होते हैं। इन्हें पिघलाने के लिए बहुत गर्मी चाहिए होती है, और अधातुओं के पॉइंट्स कम या लो होते हैं। पर मुझे यहाँ फिर से अपवाद दिख रहे हैं। हीरा अर्धातु होने के बावजूद भी उच्च गलनांक वाला दिखाया गया है। और चित्र को देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी हथेली पर किसी धातु को रखा है और वो पिघल रही है। हथेली की गर्मी से पिघल जाना? ये तो गैलियम और सीजियम है। सही पकड़ा। गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक इतना कम होता है कि हमारी बॉडी हीट से ही पिघल जाती हैं। इन सभी प्रॉपर्टीज के बाद स्लाइड 30 काफी महत्वपूर्ण लग रही है। इसका हेडिंग ही है परीक्षा विशेष, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, मतलब एग्जाम के लिए जरूरी अपवाद। आप इन्हें जल्दी से दोहरा सकती हैं? जरूर। एक बुलेट पॉइंट समरी दे देती हूँ। द्रव धातु है मर्क्यूरी, द्रव अधातु ब्रोमीन, चमकीली अधातु आयोडीन। जो नरम धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काट सकते हैं वो हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। फिर आती हैं हथेली पर पिघलने वाली धातुएं, गैलियम और सीजियम। विद्युत की सुचालक अधातु है ग्रेफाइट। और सबसे आखिरी अपवाद, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा, जो कि एक अधातु कार्बन का ही रूप है। ये सारे एक्सेप्शंस विद्यार्थियों को टिप्स पर याद होने चाहिए। बिल्कुल। अब स्लाइड 25 पर एक नजर डालते हैं, जहां एक तुलनात्मक चार्ट या कंपैरेटिव चार्ट दिया गया है। हम दोनों मिलकर इसको समराइज करते हैं। चलिए, गुणों के आधार पर धातु और अधातु को आमने सामने देखते हैं। चमक की बात करें तो धातुएं चमकदार होती हैं, अधातुएं नहीं। अवस्था में धातुएं ठोस हैं, जबकि अधातुएं ठोस या गैस दोनों हैं। कठोरता में धातुएं कठोर हैं और अधातुएं नरम हैं।
आघातवर्ध्यता और तन्यता यानी शीट और तार बनाने वाले गुण धातुएं दिखाती हैं, जबकि अधातुएं दोनों में भंगुर यानी ब्रिटल होती हैं। चलकता चाहे ऊष्मा की हो या विद्युत की, धातुएं सुचालक हैं और अधातुएं कुचालक हैं। और आखिरी गुण ध्वनिक, धातुएं टकराने पर आवाज करती हैं, अधातुएं नहीं करती। इस टेबल में ब्रैकेट्स में सारे अपवाद भी फिर से मेंशन किए गए हैं। सच में इस एक चार्ट में पूरे चैप्टर का सार है। अब देखते हैं हमने और सीखने वालों ने कितना समझा। स्लाइड 27 पर अभ्यास प्रश्न या प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। मैं सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैं तैयार हूं। पहला प्रश्न, कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी है? धातु पूछी है तो इसका उत्तर है पारा यानी मर्क्यूरी। दूसरा प्रश्न, हथेली पर पिघलने वाली दो धातुएं बताएं। वो है गैलियम और सीजियम। तीसरा प्रश्न काफी रोचक था, सबसे अधिक तन्य धातु। इसका उत्तर तो बहुत आसान है, वो 2 किलोमीटर लंबे तार वाली धातु सोना या गोल्ड। और चौथा आखिरी प्रश्न, विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी है? पेंसिल वाली याद को ताजा करते हुए इसका उत्तर है ग्राफाइट। कमाल है। अब हमारे सीखने वालों का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो गया होगा। एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। तो आज की चर्चा से हमने ठीक से जाना कि सिर्फ भौतिक गुणों जैसे चमक, अवस्था, कठोरता और चालकता की मदद से धातु और अधातु की पहचान कैसे होती है और अपवादों को याद रखना कितना जरूरी है। लेकिन जाने से पहले मैं सीखने वालों के दिमाग में एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने सिर्फ भौतिक गुणों पर बात की, यानी हमने पदार्थों को छूकर, देखकर, पिघलाकर परख लिया। हाँ, एकदम फिजिकली टेस्ट कर लिया। पर जरा सोचिए, क्या होगा जब ये धातुएं और अधातुएं आपस में रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन करेंगी? क्या उनके रासायनिक गुण इन भौतिक गुणों से बिल्कुल अलग होंगे? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज का नया अध्याय इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल, उस पर भी हम गहराई से उतरेंगे। आज के मुख्य उद्देश्य कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 3। हाँ, धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणधर्म, मेरा मतलब है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज की गहराई में जाना। हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान की इस दुनिया में धातु और अधातु आखिर कैसे व्यवहार करते हैं। तो आइए स्लाइड दर स्लाइड इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो पहली स्लाइड जो है धातु एवं अधातु रासायनिक गुणधर्म, मतलब इंट्रोडक्शन। मैं हमेशा सोचती थी कि क्या हम तत्वों को सिर्फ उनकी चमक या कठोरता से पहचान सकते हैं? नहीं, देखिए, ये स्लाइड स्पष्ट करती है कि तत्वों की असली पहचान इस बात से होती है कि वे हवा, पानी और अम्ल के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अच्छा, मतलब फिजिकल अपीयरेंस काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्लाइड में दो चित्र हैं। एक में मैग्नीशियम यानी Mg धातु ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज रोशनी के साथ जल रही है और जलकर एक श्वेत चूर्ण यानी व्हाइट पाउडर बना रही है, जिसे MgO कहते हैं। और दूसरी तरफ अधातु है, जैसे सल्फर। उसको धीरे धीरे गर्म करने पर वो SO2 गैस उत्पन्न कर रही है, जो कि बहुत कम क्रियाशील है। दोनों का व्यवहार एकदम अलग है। समझ गई। तो अब आते हैं दूसरी स्लाइड पर, जो है रासायनिक व्यवहार का मूल आधार। धातुओं और अधातुओं के इस अलग अलग व्यवहार का मुख्य कारण आखिर क्या है? सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का है। इस दूसरी स्लाइड में एक चित्र है जहां एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो क्या धातु और अधातु इलेक्ट्रॉन के साथ अलग तरह से डील करते हैं? हाँ, धातुओं की बात करें यानी मेटल्स की, तो वे इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर्स। वे अपने इलेक्ट्रॉन देकर धनायन यानी केटियंस बनाती हैं और इसीलिए उन्हें विद्युत धनी तत्व या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ओह, और अधातु इसका उल्टा करते होंगे? एकदम सही। अधातु यानी नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। वे इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन यानी एनायंस बनाते हैं और विद्युत ऋणी तत्व या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो लेना और देना, यही मूल आधार है। तीसरी स्लाइड पर चलते हैं। वायु के साथ अभिक्रिया यानी कंबशन। जब धातुएं हवा या और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो क्या होता है? धातु और ऑक्सीजन मिलकर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन देखिए, सबकी प्रतिक्रिया अलग है। जैसे कॉपर यानी Cu जलता नहीं है, तो क्या होता है उसके साथ? उस पर काले रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिसे कॉपर ऑक्साइड यानी CuO कहते हैं। सुवीकरण के लिए इक्वेशन है
2Cu plus O2 gives 2CuO। लेकिन मैंने सुना है कुछ धातुएं बहुत खतरनाक होती हैं। हाँ, सोडियम यानी Na और पोटेशियम यानी K ये इतनी तेजी से अभिक्रिया करते हैं कि खुले में आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए सुरक्षा के लिए इन्हें हमेशा केरोसिन में रखा जाता है। अरे वाह! और इस स्लाइड में एक चित्र भी है एनोडाइजिंग का, ये क्या है? एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाई जा रही है ताकि उसे संक्षारण यानी कोरोजन से बचाया जा सके। ये एक बहुत उपयोगी प्रक्रिया है। बहुत रोचक है। आप चौथी स्लाइड पर आते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये एक विशेष अपवाद लग रहा है। क्या सभी धातु ऑक्साइड एक ही प्रकृति के होते हैं या कोई अपवाद है? बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद है ये। उभयधर्मी ऑक्साइड जैसे Al2O3 और ZnO ये ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो एम्ला यानी एसिड और क्षारक यानी बेस दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। मतलब ये दोनों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं? बिल्कुल। स्लाइड में दोनों समीकरण दिए हैं। एम्ला के साथ देखें तो Al2O3 plus 6HCl gives 2AlCl3 plus 3H2O। और बेस के साथ कैसा दिखता है? बेस के साथ Al2O3 plus 2NaOH gives 2NaAlO2 जिसे सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं और साथ में H2O। चलिए 5वीं स्लाइड पर बढ़ती हैं। जल के साथ अभिक्रिया, पानी के साथ धातुओं का व्यवहार कैसा होता है? इसका फॉर्मूला है धातु प्लस जल गिव्स धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन इसमें 4 अलग-अलग स्थितियां होती हैं। 4 स्थितियां? जैसे ठंडा और गर्म पानी। हाँ। ठंडे जल के साथ Na, K और Ca बहुत हिंसक अभिक्रिया करते हैं और Ca तो पानी में तैरने लगता है। और गर्म पानी के साथ? गर्म जल में मैग्नीशियम यानी Mg अभिक्रिया करता है और वो भी तैरने लगता है। तीसरा है केवल भाप या स्टीम, जिसके साथ एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। और ऐसी धातुएं भी होंगी जो पानी से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती? बिल्कुल। चौथी स्थिति वही है, Pb, Cu, Au और Ag। इन पर पानी का कोई असर नहीं होता। एक बात पूछें, आपने कहा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? यह एक विशेष बिंदु है। दरअसल उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु की सतह से चिपक जाते हैं और गैस हल्की होने की वजह से उन्हें ऊपर की तरफ खींचती है, जिससे वे तैरने लगते हैं। अच्छा, समझ गई। छठी स्लाइड अम्लों के साथ अभिक्रिया के बारे में है। जब धातुएं तनु अम्ल मतलब डाइल्यूट एसिड से मिलती हैं तो क्या बनता है? धातु जब तनु अम्ल से मिलती है तो लवण यानी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसकी पहचान का एक बहुत मशहूर तरीका है। हाँ, स्लाइड में एक टेस्ट ट्यूब और माचिस की तीली का चित्र है। ये क्या दर्शाता है? ये पॉप टेस्ट है। जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं, जब उनके पास जलती हुई तीली लाते हैं तो वो एक पॉप ध्वनि के साथ जलते हैं। लेकिन क्या सभी एसिड्स के साथ ऐसा ही होता है? एक महत्वपूर्ण अपवाद है। नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए इसके साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। वो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल बना देता है। तो क्या HNO3 के साथ कोई धातु हाइड्रोजन नहीं देती? इस अपवाद का भी एक अपवाद है। मैग्नीशियम और मैंगनीज अतितनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस देते हैं। अब 7वीं स्लाइड पर आते हैं, एक्वा रेजिया यानी रॉयल जल। अभी आपने बताया था कि सोना किसी से अभिक्रिया नहीं करता, पानी से भी नहीं, तो फिर उसे कैसे पिघलाया जाता है? इसके लिए एक्वा रेजिया का इस्तेमाल होता है। स्लाइड के चित्र में दिखाया गया है कि 2 बीकर से रसायन मिलाए जा रहे हैं। 3 भाग सांद्र HCl यानी कॉन्सेंट्रेटेड HCl और 1 भाग सांद्र HNO3। मतलब 3:1 का मिक्सचर। ये दिखने में कैसा होता है? ये एक भापकता हुआ द्रव है। ये प्रबल संचारक यानी हाईली कोरोसिव है और ये सोना और प्लैटिनम को गलाने में पूरी तरह सक्षम है, जबकि अकेले इन दोनों एसिड्स में ये शक्ति नहीं होती। इसकी बात है। 8वीं स्लाइड विस्थापन अभिक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर है। ये क्या होती है? शील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। मतलब ताकतवर धातु कमजोर धातु को बाहर निकाल देती है। स्लाइड के चित्र में क्या हो रहा है? एक प्रयोग है। पहले टेस्ट ट्यूब में नीले रंग का कॉपर सल्फेट का विलयन और लोहे की कील है। बाद में विलयन का रंग हरा हो जाता है क्योंकि वो आयरन सल्फेट बन गया है और कील पर तांबा यानी कॉपर जमा हो जाता है। इसका समीकरण होगा Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu, है ना? बिल्कुल सही जवाब।
नवीन स्लाइड पर चलते हैं, जो सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है? इसके लिए एक सीढ़ी या लैडर जैसी लिस्ट होती है। सबसे ऊपर अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जैसे के, Na, Ca, Mg और Al। और बीच में मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जैसे जिंक, आयरन और लीड। इनके बीच में हाइड्रोजन को एक रेफरेंस के तौर पर रखा गया है। और सबसे नीचे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जैसे कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। तो नियम ये हुआ कि ऊपर स्थित धातुएं नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण विलयन से विस्थापित कर सकते हैं। सही पकड़ा आपने। यही इस श्रेणी का मुख्य नियम है। अब 10वीं स्लाइड पर आते हैं, जहां अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म और ऑक्सीजन की बात हो रही है। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ कैसी अभिक्रिया करती हैं? धातुओं के मुकाबले इनका नियम बिल्कुल अलग है। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय यानी एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे C+O2 बनाता है CO2 और S+O2 बनाता है SO2। स्लाइड के चित्र में सल्फर, जो कि पीले या ग्रे रंग का पाउडर है, उसका दहन हो रहा है। हाँ, और उस दहन से SO2 गैस निकल रही है। जब इस गैस को जल में घोलते हैं तो वो अम्ल बनाती है। इसका परीक्षण करने पर वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, जो उसके एसिडिक होने का प्रमाण है। 11वीं स्लाइड में अधातुओं की अन्य अभिक्रियाओं का जिक्र है। पानी, अम्ला या अन्य गैसों के साथ अधातुओं का क्या व्यवहार है? बहुत सीधा सा नियम है इसका। जल के साथ और तनु अम्ल के साथ इनकी कोई अभिक्रिया नहीं होती। और क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ? क्लोरीन के साथ ये क्लोराइड बनाते हैं, जैसे PCl3, और हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे H2S, जो एक सहसंयोजक बंधन यानी कोवलेंट बॉन्ड है। 12वीं स्लाइड में आयनिक यौगिकों का निर्माण सिखाया गया है। धातु और अधातु आपस में कैसे जुड़ते हैं? वे आयनिक यौगिक यानी आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। स्लाइड का चित्र दिखाता है कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जा रहा है, जिससे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन रहे हैं। तो ये तंत्र धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा काम करता है। लेकिन इन्हें साथ कौन रखता है? बल की बात करें तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक मजबूत स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाते हैं। यही इन्हें जोड़कर रखता है। 13वीं स्लाइड इसी बारे में है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। इन यौगिकों की क्या विशेषताएं होती हैं? स्लाइड में 4 मुख्य गुणधर्म बताए गए हैं। पहला, इनकी भौतिक प्रकृति। ये ठोस और कठोर होते हैं, लेकिन भंगुर यानी ब्रिटल होते हैं, मतलब चोट मारने पर टूट जाते हैं। और इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? वो बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, जिसे तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तीसरा गुण घुलनशीलता का है। ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन या पेट्रोल में अघुलनशील। चौथा गुण विद्युत चालकता का है। क्या ये बिजली कंडक्ट करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल गलित या मोल्टन अवस्था में या जलीय विलयन में ही चालन करते हैं, ठोस अवस्था में नहीं करते, क्योंकि आयन स्वतंत्र नहीं होते। 14वीं स्लाइड में एक तुलना टेबल है। अगर धातु और अधातु की तुलना करनी हो तो कैसे करेंगे? स्लाइड की तुलना टेबल बिल्कुल स्पष्ट है। ऑक्साइड की प्रकृति देखें तो धातु क्षारीय या उभयधर्मी होते हैं, जबकि अधातु अम्लीय या उदासीन होते हैं। जल और तनु अम्ल से क्रिया में क्या अंतर है? धातु जल के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं, अधातु कोई अभिक्रिया नहीं करते। तनु अम्ल के साथ धातु हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं, जबकि अधातु वहां भी कोई अभिक्रिया नहीं करते। और क्लोरीन के साथ? धातु आयनिक क्लोराइड बनाते हैं और अधातु सहसंयोजक क्लोराइड बनाते हैं। आखिरी 15वीं स्लाइड निष्कर्ष की है। निष्कर्ष क्या है? स्लाइड के चित्र में एक चाबी है, जिस पर धातुओं के नाम लिखे हैं और वो एक ताले को खोल रही है। निष्कर्ष यह है कि तत्वों का व्यवहार उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है। मतलब धातुएं देने में विश्वास रखती हैं और अधातुएं लेने में। बिल्कुल। और सक्रियता श्रेणी वो कुंजी है जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया संभव है या नहीं। अंत में याद रखें कि विज्ञान केवल रटने का नहीं, बल्कि तत्वों के व्यवहार को समझने का नाम है। बहुत खूब। तो आज हमने देखा कि धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं, पानी, हवा और अम्ल के साथ रिएक्ट करती हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेती हैं। हमने उभयधर्मी ऑक्साइड, एक्वारेजिया और आयनिक यौगिकों के मजबूत बंधनों को भी समझा। जाने से पहले एक विचार पर गौर कीजिएगा। हमने आज सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ा, जिसमें सोना सबसे नीचे है और लोहा बीच में। हाँ, तो इससे क्या समझे? यही कारण है कि सदियों पुराने सोने के सिक्के आज भी चमकते मिलते हैं, जबकि एक लोहे का विशाल जहाज कुछ ही दशकों में जंग खाकर नष्ट हो जाता है।
विज्ञान के ये नियम हमारे चारों तरफ की दुनिया को कैसे आकार देते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का विषय है धातुओं की प्राप्ति एवं धात्विकी। जिसे इंग्लिश में ऑब्टेनिंग मेटल्स एंड मेटलॉजी कहते हैं। चित्र में एक तरफ जमीन से निकले हुए खुरदुरे, मिट्टी से भरे अशुद्ध अयस्क रखे हैं और दूसरी तरफ एकदम चमकता हुआ प्योर तांबे का तार और सोने का बिस्किट है। इनके ठीक बीच में एक तीर का निशान है जो अशुद्ध से शुद्ध की ओर इशारा कर रहा है। और यही चित्र इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे चैप्टर का सार है। ये बताता है कि कैसे हम कच्ची धातुओं को जमीन के गर्भ से निकालते हैं और उन्हें हमारे इस्तेमाल के लायक एकदम प्योर फॉर्म में बदल देते हैं। सही बात है। अब दूसरी स्लाइड पर आते हैं जहां दो शब्दों के बीच का अंतर समझाया गया है, खनिज यानी मिनरल्स और अयस्क यानी ओर्स। यहाँ एक वेन डायग्राम बना है। हाँ, वहाँ एक बड़ा गोला है जो खनिज को दर्शाता है और उसके ठीक अंदर एक छोटा गोला है जो अयस्क को दिखा रहा है। फर्स्ट में नेचुरल तरीके से मिलने वाले सभी तत्व ये यौगिक हैं, पर अयस्क वो खास खनिज होते हैं जिनसे धातु निकालना हमारे लिए लाभदायक, मतलब प्रॉफिटेबल और सुविधाजनक होता है। अच्छा, इसीलिए वेन डायग्राम में अयस्क को खनिज के अंदर रखा गया है। एकदम सही। यहाँ एक मुख्य नियम लगता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। हर चट्टान पर पैसा और वक्त बर्बाद नहीं किया जाता। ये तो बहुत क्लियर हो गया। अब तीसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जहां सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया गया है। यहाँ एक थर्मोमीटर जैसा पैमाना बना है जो धातुओं को 3 हिस्सों में बांट रहा है। ये पैमाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर धातु का निष्कर्षण एक तरीके से नहीं हो सकता। सबसे ऊपर आती हैं उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। और इनके लिए विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल होता है, राइट? क्योंकि इनके बॉन्ड बहुत मजबूत होते हैं। फिर पैमाने के बीच में आती हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, जैसे जिंक, आयरन, लीड और कॉपर। इनके लिए आमतौर पर कार्बन द्वारा अपचयन का रास्ता चुना जाता है। और जो थर्मोमीटर के सबसे नीचे हैं, जो बहुत कम अभिक्रियाशील हैं, जैसे चांदी और सोना, वो नेचर में अपने स्वतंत्र रूप यानी नेटिव स्टेट में मिलती हैं। उन्हें ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती। समझ गई। अब चौथी स्लाइड पर नजर डालते हैं जहां एक बड़ा सा फ्लो चार्ट दिया गया है। ये अयस्क के संद्रण की पूरी प्रक्रिया को 3 शाखाओं में बांट रहा है, जिसके बारे में हमने अभी बात की। इस फ्लो चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं सीधे गलित अवस्था में विद्युत अपघटन की तरफ जाती हैं। और जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, उनके सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों को पहले धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर उसका अपचयन होता है और अंत में शोधन करके शुद्ध धातु मिलती है। बिल्कुल। और जो तीसरी शाखा है, जिसमें निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, वहां उनके सल्फाइड अयस्कों का सीधे भुर्जन किया जाता है और फिर उनका परिष्करण होता है। तो अब इस फ्लो चार्ट के पहले कदम को डिटेल में समझते हैं। स्लाइड नंबर 5 पर चरण 1, अयस्कों का समृद्धिकरण और गैंग्यू। यहाँ चित्र में एक चट्टान से मिट्टी और रेत को अलग होते हुए दिखाया गया है। ये गैंग्यू आखिर क्या है? जमीन से जो अयस्क हम निकालते हैं वो साफ सुथरे तो होते नहीं हैं। उनमें मिट्टी, रेत, चट्टान के टुकड़े, ये सब अशुद्धियां जुड़ी होती हैं। इन्हीं अशुद्धियों को मेटलर्जी की भाषा में गैंग्यू कहते हैं। मतलब असली प्रोसेस शुरू करने से पहले कचरा साफ करना जरूरी है। सही कहा। गैंगे हटाना पहला कदम है और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अयस्क और गैंगे के भौतिक या रासायनिक गुण क्या हैं, जैसे चुंबक से या पानी की धार से इन्हें अलग करना। अच्छा, कचरा साफ होने के बाद अब आते हैं स्लाइड 6 पर। चरण 2, कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। इस चित्र में एक क्रूसिबल यानी एक छोटे से बर्तन को बर्नर पर गर्म किया जा रहा है। क्या केवल गर्म करने से? बस हाँ, सिर्फ गर्म करने से काम हो जाता है? क्योंकि ये धातुएं सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे हैं। इनके ऑक्साइड को बस आग पर गर्म कर दो तो धातु अलग हो जाती है। जैसे यहाँ समीकरण दिया है सिनबार का, जो मर्क्यूरी का अयस्क है। 2HgS को जब ऑक्सीजन यानी 3O2 के साथ गर्म करते हैं तो वो 2HgO और 2SO2 बनता है। 2Hg और O2 गैस मिल जाती है। सिंपल और सीधा प्रोसेस। काफी आसान लग रहा है ये तो। लेकिन स्लाइड 7 पर जब हम चरण 2 खा की बात करते हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है।
फ्लो चार्ट में यहाँ दिखाया गया है कि सल्फाइड अयस्क भोर्जन की तरफ जा रहे हैं और कार्बोनेट अयस्क निस्तापन की तरफ, पर दोनों रास्ते अंत में मिलकर धातु ऑक्साइड ही बना रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण प्रैक्टिकल है। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों से सीधे धातु निकालना बहुत मुश्किल होता है, परंतु किसी भी धातु ऑक्साइड से धातु निकालना बहुत आसान होता है। इसीलिए पहला लक्ष्य यही होता है कि अयस्क चाहे जैसा भी हो उसे पहले ऑक्साइड में बदल दिया जाए। एकदम सही। और इस काम के लिए दो अलग तकनीकें हैं जो स्लाइड 8 और 9 में समझाई गई हैं। पहले बात करते हैं स्लाइड 8 की, यानी भुर्जन, जिसे रोस्टिंग कहते हैं। चित्र में एक भट्टी दिखाई गई है जहां बहुत सारी हवा, एक्सेस एयर अंदर भेजी जा रही है। यही भुर्जन की पहचान है। सल्फाइड अयस्क को वायु की अत्यधिक उपस्थिति में बहुत उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे वो ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे जिंक सल्फाइड का रिएक्शन 2ZnS प्लस 3O2 को गर्म करने पर हमें 2ZnO यानी जिंक ऑक्साइड और 2SO2 गैस मिलती है। राइट। और अब स्लाइड 9 पर आएं तो यहाँ दूसरा रास्ता है, निस्तापन यानी कैल्सिनेशन। इस चित्र में भट्टी में हवा बहुत सीमित है, लिमिटेड एयर, और वहां से CO2 गैस बाहर निकल रही है। तो भुर्जन और निस्तापन में मुख्य अंतर यही हवा का है। हाँ, निस्तापन कार्बोनेट अयस्कों के लिए होता है। इनमें पहले से ही ऑक्सीजन होती है, इसलिए इन्हें सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करते हैं। जैसे ZnCO3 को गर्म करने पर वो सीधे ZnO और CO2 में टूट जाता है। समझ गई। दोनों रास्तों से हमें धातु ऑक्साइड मिल गया। अब आती है स्लाइड 10, धातु ऑक्साइड का अपचयन, जिसे रिडक्शन कहते हैं। यहाँ चित्र में क्लियरली दिख रहा है कि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन टूटकर कार्बन के साथ जुड़ रही है। यही वो प्रोसेस है जहां हमें असली धातु मिलती है। अपचयन का मतलब है ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाना। इसके लिए किसी न किसी अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होती है। और इस इक्वेशन में वो अपचायक कार्बन है, जिसे कोक कहते हैं। ZnO प्लस C मिलकर Zn और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना रहे हैं। बिल्कुल। कार्बन जिंक से ऑक्सीजन छीन लेता है, परंतु कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आती है जहां कार्बन काम नहीं करता। और वही बात स्लाइड 11 में समझाई गई है, थर्मिट अभिक्रिया। इसका चित्र बहुत प्रभावशाली है, जहां रेल की पटरियों के बीच में आग सी लगी है और पिघली हुई धातु गिरती दिख रही है। ये कौन सी अभिक्रिया है? देखिए, कभी-कभी अपचायक के रूप में कार्बन की जगह अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे एल्यूमिनियम। इस थर्मिट रिएक्शन में हीट इतनी ज्यादा निकलती हैं, ये इतनी एक्सोथर्मिक होती हैं कि धातु ठोस नहीं, सीधे पिघली हुई अवस्था में मिलती हैं। तो इसीलिए इसका उपयोग रेल की पटरियों और भारी मशीनों की दरारों को जोड़ने के लिए होता है, ताकि पिघली हुई धातु दरार में जाकर जम जाए। सही पकड़ा। समीकरण के रूप में Fe2O3 के साथ 2Al मिलाते हैं तो हमें 2Fe और Al2O3 के साथ अपार ऊष्मा मिलती है। ये सच में साइंस का एक चमत्कार है। अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड 12 पर। चरण 2, उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। इस चित्र में अब आग भट्ठी की जगह एक बीकर रखा है, जिसमें बैटरी और इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, और अंदर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का विलयन है। हाँ, क्योंकि ये धातुएं जैसे सोडियम या कैल्शियम, इनके बॉन्ड इतने मजबूत होते हैं कि कार्बन भी इनका अपचयन नहीं कर सकता। इन्हें विद्युत की ताकत से यानी विद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा अलग किया जाता है। तो प्रोसीजर के हिसाब से नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसे कैथोड कहते हैं, वहां पर शुद्ध धातु यानी सोडियम जमा होती है। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड पर क्लोराइड आयंस अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर क्लोरीन गैस के रूप में मुक्त हो जाते हैं। ये भी क्लियर हो गया। तो चाहे निष्कर्षण गर्म करके हुआ हो, कार्बन से हुआ हो या इलेक्ट्रिसिटी से, धातु तो मिल गई। लेकिन स्लाइड 13 पर बताया गया है कि अभी एक आखिरी चरण बाकी है, चरण 3, धातुओं का परिष्करण यानी रिफाइनिंग। क्योंकि अभी तक जो धातु मिली है वो 100% शुद्ध नहीं है। आधुनिक उपयोगों के लिए हमें प्योर मेटल चाहिए। इस चित्र में विद्युत अपघटनी परिष्करण दिखाया गया है। यहाँ एक टैंक में अशुद्ध तांबे की एक मोटी प्लेट एनोड की जगह लगी है और शुद्ध तांबे की एक पतली प्लेट कैथोड की जगह है। टैंक में CuSO4 का विलयन भरा है।
जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अशुद्ध एनोड से धातु निकलकर विलयन में घुलती है और ठीक उतनी ही शुद्ध धातु विलयन से निकलकर कैथोड पर जमा हो जाती है। इससे हमें एकदम शुद्ध तांबा मिल जाता है। पर इसी स्लाइड 14 में एक और रोचक चीज दिखाई गई है। एनोड के ठीक नीचे टैंक के तल में थोड़ा कचरा सा जमा हो गया है, जिसे एनोड पंक या एनोड मड लिखा गया है। ये बहुत खास कचरा है। परिष्करण के दौरान जो अशुद्धियां विलयन में घुल नहीं पाती, यानी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, वो एनोड के नीचे जमा हो जाती हैं। और इसमें खास बात यह है कि इस कचरे में कभी-कभी सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं मिलती हैं, जो अयस्क में पहले से छुपी थीं। बिल्कुल। इस एनोड मड को प्रोसेस करके वो कीमती धातुएं निकाली जाती हैं। क्या बात है। तो चलिए अब हमारी आखिरी स्लाइड 15 पर आ गए हैं। यहाँ इन सभी मुख्य परिभाषाओं का एक रिकैप दिया गया है। तो चलिए एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गैंग्यू क्या है? जमीन से निकाले गए अयस्क में मौजूद मिट्टी, रेत और चट्टान की अशुद्धियां। राइट। दूसरा भुर्जन यानी रोस्टिंग क्या है? सल्फाइड अयस्क को अधिक वायु की उपस्थिति में ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलना। और निस्तापन यानी कैल्सिनेशन? कार्बोलेट अयस्क को सीमित वायु में ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलना। और आखिरी अपचयन यानी रिडक्शन क्या है? धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करना, जिसके लिए आमतौर पर कार्बन का उपयोग किया जाता है। जबरदस्त। तो श्रोताओं के लिए एक क्विक रिकैप ये है कि हमने जमीन से निकली चट्टान से अशुद्धियों यानी गैंगे को हटाया, उसे गर्म किया, भुर्जन या निस्तापन के जरिए, फिर अपचयन करके और अंत में विद्युत की मदद से एकदम शुद्ध धातु प्राप्त कर ली। ये पूरी यात्रा सच में हैरतअंगेज है ना? और एक सोचने वाली बात यह है कि हमारे चारों ओर मौजूद हर धातु की वस्तु, चाहे वो स्मार्टफोन हो या बड़े बड़े पुल, इन सब ने पृथ्वी के गर्भ से शुरू होकर इस आग और बिजली की लंबी यात्रा को तय किया है। सही बात है। तो ऐसे में क्या भविष्य में हम नई खदानें खोदने के बजाय जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई वेस्ट हम पैदा कर रहे हैं, उसी से इन धातुओं को निकालने की और भी बेहतर तकनीकें विकसित नहीं कर लेंगे? ये एक प्रभावशाली विचार है आने वाले कल के लिए। एकदम। और इस दिशा में रिसर्च चल भी रही है। तो इस जानकारी और इस नए विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर, जहां हर कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल क्लियर। आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आज हमारा विषय है मिश्र धातु यानी अलॉयज। ये क्लास 8 से 10 के लेवल का साइंस का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कैसे साधारण धातुओं को मिलाकर ऐसी अद्भुत चीजें बनाई जाती हैं जो हमारी आधुनिक दुनिया को चला रही हैं। चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो अगर हम पहली स्लाइड पर ध्यान दें तो यहाँ मिश्र धातु यानी धातुओं के कायाकल्प की बात हो रही है। हाँ, इसमें एक बहुत ही अद्भुत चित्र है जहाँ कच्चे पत्थर और खनिज एक चमकदार डीएनए जैसी मेटल की कॉइल में बदल रहे हैं। ये काफी साईफाई जैसा लग रहा है। यही तो एलॉय का असली मतलब है, धातुओं का रूप बदलना। जैसे यहाँ कुछ फार्मूले दिए हैं, Fe + C + Ni + Cr मिलकर स्टेनलेस स्टील बनता है और Cu + Zn से ब्रास यानी पीतल। एग्जैक्टली। और Al + Cu + Mg + Mn मिलकर ड्यूरेलुमिन बनाते हैं। इनका महत्व बहुत बड़ा है, जैसे कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण में, ऑटोमोटिव और एरोस्पेस में भी। हाँ, विमान उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स में इनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। पर एक सवाल आता है दिमाग में, जब हमारे पास शुद्ध धातुएं पहले से हैं, तो हमें इन मिश्र धातुओं की आवश्यकता ही क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। दूसरी स्लाइड में 2 चित्र दिए हैं जो इसका सटीक जवाब देते हैं। पहला चित्र एक लोहे यानी आयरन की जंजीर का है। हाँ, और उसमें काफी जंग लगा हुआ दिख रहा है। सही पकड़ा। लोहे में नमी के कारण बहुत आसानी से रस्ट या जंग लग जाता है। और दूसरा चित्र 24 कैरेट शुद्ध सोने का है, जिसमें उंगलियों के निशान छपे हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि प्योर गोल्ड बहुत ही नरम या सॉफ्ट होता है, इसलिए वह आभूषण या ज्वेलरी बनाने के लिए अनुपयुक्त है। तो निष्कर्ष ये है कि हमें धातुओं के गुणों को सुधारने की सख्त आवश्यकता होती है। तो फिर ये मिश्र धातु आखिर है क्या? इसकी वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? तीसरी स्लाइड में एक 3D एटॉमिक स्ट्रक्चर का चित्र भी है।
हाँ, उस चित्र में आप देख सकती हैं कि अलग-अलग आकार के नीले और लाल गोले आपस में मिले हुए हैं। परिभाषा के अनुसार ये 2 या 2 से अधिक धातुओं का एक समांगी मिश्रण होता है। यानी धातु और अधातु का भी हो सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर। जी हाँ, और इसको बनाने के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला, प्रथम धातु को पिघलाना। उसके बाद दूसरे तत्वों को किसी फिक्स्ड अनुपात में मिलाना। सही कहा, एक निश्चित अनुपात में। और तीसरा चरण होता है इस मिश्रण को कमरे के तापमान पर यानी रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना। ये प्रक्रिया सुनने में काफी सिस्टमैटिक लगती है। अब चौथी स्लाइड पर आते हैं। यहाँ एक तरल पारा यानी लिक्विड मर्क्यूरी की बूंद और एक ठोस चौकर टुकड़े का चित्र है। ये क्या दर्शा रहा है? ये अमालगम के बारे में है। देखिए, यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा हो यानी मर्क्यूरी, जिसे Hg कहते हैं, तो उस विशेष मिश्र धातु को हम अमालगम कहते हैं। अच्छा, तो मतलब पारा होना जरूरी है इसमें? बिल्कुल। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जिंक अमालगम है, जहां जिंक और मर्क्यूरी का मिश्रण होता है। समझ गई। अब 5वीं स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस्पात और स्टेनलेस इस्पात यानी स्टील और स्टेनलेस स्टील के बारे में है। यहाँ चित्र में कच्चा लोहा Fe, निकल Ni और क्रोमियम Cr मिलकर एक चमकदार सर्जिकल ब्लेड या स्कैल्पल बना रहे हैं। ये चित्र बहुत कुछ कहता है। जब हम इन तत्वों को आपस में मिलाते हैं तो जो स्टेनलेस स्टील बनता है उसके गुण बहुत खास होते हैं। जैसे कि ये काफी कठोर होता होगा। हाँ, कठोर होता है और सबसे बड़ी बात, इसमें जंग नहीं लगता। इसी वजह से इसका उपयोग बर्तन बनाने में और शल्य चिकित्सा उपकरण यानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। वाह, ये तो सच में काफी उपयोगी है। 6ठी स्लाइड पर देखते हैं। यहाँ तांबे के तार Cu और जिंक के पाउडर Zn से एक चमकते हुए ट्रम्पेट वाद्यंत्र के बनने का चित्र है। ये पीतल या ब्रास है ना? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 2 साधारण चीजों को मिलाकर एक ऐसी धातु बनती है जिसकी आवाज इतनी सुरीली हो सकती है। तो पीतल के मुख्य गुण क्या होते हैं? ये आघातवार्ध्य यानी मैलिएबल होता है, मजबूत होता है और साथ ही संक्षारण प्रतिरोधी यानी कोरोजन रेजिस्टेंट भी होता है। इसीलिए शायद इसका उपयोग बर्तन और संगीत वाद्यंत्र बनाने में इतना ज्यादा होता है। सही समझा। अब आगे बढ़ते हैं कांसा यानी ब्रॉन्ज पर। 7वीं स्लाइड में चित्र है जिसमें कॉपर Cu और टिन Sn को मिलाकर एक ओलंपिक मेडल बनाया जा रहा है। कांसा दरअसल कॉपर से अधिक कठोर होता है, पर इसकी एक खासियत यह है कि ये विद्युत का कुचालक होता है। बैड कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी, राइट? जी हाँ। और इसके मुख्य उपयोग मूर्तियां, मेडल और सिक्के बनाने में होते हैं, जैसे चित्र में ओलंपिक मेडल दिखाया गया है। अगली स्लाइड 8वीं स्लाइड है शोल्डर या सोल्डर के बारे में, जिसे जोड़ने वाला तार भी कहते हैं। इसमें एक सर्किट बोर्ड पर बिजली के तारों को वेल्ड करते हुए चित्र है। ये लेड, Pb और टिन Sn का मिश्रण कैसे काम करता है? सोल्डर का सबसे बड़ा गुण इसका कम गलनांक है, यानी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो कम तापमान पर ही पिघल जाता होगा। बिल्कुल, और इसी गुण के कारण इसका उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है, ताकि आसपास के नाजुक कंपोनेंट्स जल न जाएं। यहाँ पे बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। 9वीं स्लाइड सोने की शुद्धता या प्योरिटी ऑफ गोल्ड के बारे में है। यहाँ एक तराजू वाले चित्र में एक तरफ 24 कैरेट सोने का बिस्किट है और दूसरी तरफ 22 कैरेट सोने का हार। देखिए, जैसा हमने पहले देखा, शुद्ध सोना यानी 24 कैरेट बहुत नरम होता है, तो उससे ज्वेलरी बनाना आसान नहीं होता होगा। एकदम सही। इसलिए आभूषण बनाने के लिए 22 भाग सोने में 2 भाग तांबा Cu या चांदी Ag मिलाया जाता है, ताकि उसमें कठोरता आए और खूबसूरत आभूषण गढ़े जा सके। सही कहा। अब 10वीं स्लाइड पर आते हैं, जो मिश्र धातु बनाने के लाभ या बेनिफिट्स ऑफ अलॉइंग को दर्शाती है। तो अभी तक हमने जो भी समझा उसका सार क्या है और इसके मुख्य 4 लाभ क्या हैं जो इन 4 आइकन्स में दिखाए गए हैं? पहला आइकन दर्शाता है कठोरता बढ़ाना, जैसे लोहे से स्टील बनाना। दूसरा है जंग से बचाव, जैसे स्टेनलेस स्टील। और तीसरा गलनांक बदलना होगा, जैसे सोल्डर का उदाहरण था। बिल्कुल। और चौथा आइकन है सौंदर्य और चमक, जैसे आभूषण बनाने में हमने देखा। पर जहां फायदे होते हैं वहां कुछ नुकसान भी तो होते होंगे। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। 11वीं स्लाइड में ट्रेड ऑफ्स या सीमाओं की बात की गई है। यहाँ तारों वाले चित्र का क्या अर्थ है? दरअसल शुद्ध कॉपर बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है, लेकिन जब इसकी मिश्र धातु बनाई जाती है तो इसकी चालकता कम हो जाती है, यानी रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सही पकड़ा। शुद्ध धातुएं बिजली की अच्छी सुचालक होती हैं, लेकिन मिश्र धातुएं आमतौर पर नहीं होती।
ये एक समझौता है जो हमें करना पड़ता है। समझ गई। अब 12वीं स्लाइड पर चलते हैं। ये एक चित्र है दिल्ली के ऐतिहासिक लौह स्तंभ या आयरन पिलर का। ये बहुत ही अद्भुत लग रहा है। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार। ये वाकई में एक चमत्कार है। इसका समय लगभग 400 ईसा पूर्व का है। इसका वजन करीब 6 टन और ऊंचाई 8 मीटर है। और मैंने सुना है इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। यही तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सदियों से खुले आसमान के नीचे होने के बावजूद इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। ये प्राचीन भारतीय विज्ञान का एक बहुत बड़ा और जीता जागता प्रमाण है। बिल्कुल है। अब 13वीं स्लाइड पर आते हैं, जिसमें एक समरी मैट्रिक्स दी गई है। ये तो एकदम रिवीजन की तरह लग रहा है। क्या आप इस टेबल को उसी क्रम में और उन्हीं शब्दों में थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं जैसा स्लाइड में दिया है? जरूर। तो पीतल या ब्रास के घटक हैं Cu+Zn और उपयोग हैं बर्तन और मूर्तियां। कांसा के लिए यहाँ Pb+Sn लिखा है। हाँ, कांसा या ब्रॉन्ज के घटक हैं Pb+Sn और इसके उपयोग हैं मेडल और सिक्के। स्टेनलेस स्टील के घटक हैं Fe+Ni+Cr और उपयोग है शल्य चिकित्सा और बर्तन। 22 कैरेट सोना के घटक हैं Aurum+Cu या Ag और उपयोग आभूषण बनाने में। और आखिर में ड्यूराल्यूमिन के घटक हैं Al+Cu+Mg+Mn, जिसका उपयोग विमान और प्रेशर कुकर बनाने में होता है। सही पढ़ा। अब हम आखिरी स्लाइड 14 पर हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इस आखिरी चित्र में एक छोटी सी सुई दिख रही है और एक विशाल हवाई जहाज भी। इसका निष्कर्ष यही है कि मिश्र धातु विज्ञान और इंजीनियरिंग का मुख्य आधार हैं। यानी सुई की नोक से लेकर हवाई जहाज तक। बिल्कुल। मिश्र धातुएं ही हमारे आधुनिक जीवन को संभव बनाती हैं। बिना इनके ये सब नामुमकिन था। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले सोचिए, भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा या नई तकनीकों के लिए वैज्ञानिक आज प्रयोगशालाओं में कैसी-कैसी नई और अद्भुत मिश्र धातुएं तैयार कर रहे होंगे। शायद कोई ऐसी धातु जो आज के विज्ञान को पूरी तरह बदल दे। ये वाकई सोचने वाली बात है। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर, जहां हर कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल क्लियर। आज के इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। आज का हमारा टॉपिक है संचारण और सुरक्षा, यानी धातुओं का क्षय, उससे बचाव के उपाय और मिश्र धातु यानी एलॉयज। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। हाँ, और अगर हम अपनी पहली स्लाइड पर ध्यान दें तो मैं यहाँ कुछ चीजें देख रही हूँ। एक जंग लगी हुई लोहे की चेन है और एक काली परचू की चम्मच भी दिख रही है। सही कहा आपने। और ठीक उसके बगल में एक बिल्कुल चमकता हुआ फोक है, एक नया गियर है और बीच में एक सुरक्षा ढाल यानी शील्ड बनी हुई है। राइट। तो इन विजुअल्स से मुख्य संदेश क्या मिलता है हमें? संदेश बिल्कुल साफ है। धातुएं यानी मेटल्स हमारे जीवन का आधार हैं, लेकिन ये जो संचरण है ना, ये उनका सबसे बड़ा शत्रु है। और आज का हमारा मुख्य उद्देश्य इसी शत्रु को समझना और इसको हराने के तरीके सीखना है। अच्छा, तो आइए इस शत्रु को थोड़ा और करीब से समझते हैं। स्लाइड 2 पर आते हैं, जहां एक बहुत बेसिक सवाल है, संचरण आखिर होता क्या है? देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास मौजूद एसिड यानी अम्ल या मॉइस्चर, जिसे हम आर्द्रता या नमी कहते हैं, उसके संपर्क में आती है तो वो संचरित होने लगती है। इस क्षय होने की प्रक्रिया को ही संचरण कहते हैं। हाँ, और इस डायग्राम में भी ये बहुत मजेदार तरीके से दिखाया गया है। यहाँ एक मेटल के ब्लॉक पर एसिड और आर्द्रता के छोटे-छोटे गुस्से वाले कार्टून आइकन्स हमला कर रहे हैं, जिससे मेटल में दरारें पड़ रही हैं और वो टूट रहा है। सही पकड़ा आपने। ये आइकन्स उसी केमिकल हमले को दर्शाते हैं जो आमतौर पर हमारी आंखों को नहीं दिखता। तो क्या सभी धातुएं एक ही तरह से प्रतिक्रिया करती हैं इन हमलों पर? ये हमारी स्लाइड 3 का सवाल है, जिसमें संचारण के 3 प्रत्यक्ष गवाहों की बात की गई है। नहीं, हर धातु प्रकृति के साथ अलग प्रतिक्रिया देती है। इसके 3 मेन एग्जाम्पल्स हैं। पहला सिल्वर यानी चांदी, जिसका रंग काला हो जाता है। दूसरा कॉपर यानी तांबा, जो हरा हो जाता है। और तीसरा लोहा, जिसका रंग भूरा हो जाता है। तो चलिए एक एक करके इनकी जांच करते हैं। स्लाइड 4 पर सबसे पहले सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर के काले पड़ने के पीछे आखिर क्या केमिस्ट्री है? अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें
तो खुली वायु में कुछ समय छोड़ने पर ये काली पड़ जाती है। इसके पीछे की केमिस्ट्री ये है कि हवा में मौजूद सल्फर के साथ इसकी रिएक्शन होती है। अच्छा, मतलब हवा का सल्फर इसमें मेन फैक्टर है। बिल्कुल, और परिणाम स्वरूप धातु के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की एक काली परत बन जाती है। इस सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला Ag2S है। हाँ, जैसा कि इस चित्र में साफ दिख रहा है, एक चम्मच दिखाई गई है जो आधी बिल्कुल चमकदार है और आधी पूरी तरह काली पड़ चुकी है। ये आधी काली चम्मच उस सिल्वर सल्फाइड की परत को ही दर्शा रही है। अब स्लाइड 5 पर हमारे दूसरे गवाह कॉपर पर चलते हैं। कॉपर पर हरे रंग की परत कैसे चढ़ती है? इसे ऑब्जर्व करना बहुत आसान है। कॉपर अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है और उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। पर इसका केमिकल रीजन क्या होता है? इसकी केमिस्ट्री थोड़ी अलग है। ये हवा में मौजूद आर्द्रता वाली कार्बन डाइऑक्साइड यानी मॉइस्ट CO2 के साथ अभिक्रिया करता है। ओह, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा रोल है। हाँ, और इस रिएक्शन के परिणाम से बेसिक कॉपर कार्बोनेट की एक हरी परत बनती है। ये इस चित्र में बहुत क्लियरली दिख रहा है, जहाँ एक तांबे का बर्तन और एक सिक्का है जिन पर हरे रंग के धब्बे साफ नजर आ रहे हैं। अब स्लाइड 6 पर आते हैं, जो कि सबसे आम एग्जाम्पल है। लोहे में जंग कैसे लगता है? लोहा सबसे ज्यादा नुकसान झेलता है। लंबा समय तक आर्द्र वायु यानी मॉइस्चर एयर में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पपड़ीदार परत चढ़ जाती है। और इसी भूरी परत को हम आम भाषा में जंग या रस्ट कहते हैं, राइट? एकदम सही। इसका साइंटिफिक इक्वेशन बहुत जरूरी है। लोहा यानी आयरन, जिसे हम Fe लिखते हैं, वो हवा की ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी H2O के साथ मिलकर रस्ट बनाता है। इसका फॉर्मूला है आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर इक्वल्स रस्ट। और इस स्लाइड के विजुअल में एक लोहे की छड़ है जो बुरी तरह से जंग खा चुकी है और पपड़ी बनकर झड़ रही है। इस सच में बहुत विनाशकारी लगता है। वैसे यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं अपने श्रोताओं से कहूंगी कि अगर यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ रहे हैं तो कंसेप्ट क्लियर यूट्यूब चैनल को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल, और आगे के कॉन्सेप्ट्स तो और भी मजेदार हैं। हाँ, तो स्लाइड 7 पर आते हैं। अब जब हमने समस्या समझ ली है तो धातुओं को बचाया कैसे जाए? यहाँ स्क्रीन पर एक सुरक्षा ढाल का चित्र बनाएं और इसके माध्यम से 5 मुख्य उपाय बताए गए हैं। पहला है पेंटिंग यानी पेंट करके। दूसरा है ऑयलिंग या ग्रीसिंग, जिसमें तेल या ग्रीस लगाया जाता है। और बाकी 3 उपाय क्या है? तीसरा है क्रोम प्लेटिंग यानी क्रोमियम लेपन करना। चौथा है एनोडाइजिंग, जिसमें विद्युत का इस्तेमाल होता है। और पांचवा है एलॉयज यानी मिश्र धातु बनाकर। इनमें से एक विधि बहुत खास लग रही है जिसका जिक्र स्लाइड 8 पर है, यशद लेपन, जिसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। ये क्या है और कैसे काम करता है? ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। लोहे और स्टील को जंग से बचाने के लिए उन पर जिंक यानी जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इसे ही यशद लेपन कहते हैं। पर जिंक ही क्यों? किसी और धातु की परत क्यों नहीं? क्योंकि जिंक लोहे से अधिक रिएक्टिव यानी अभिक्रियाशील है, इसलिए ये खुद संक्षारित हो जाता है यानी अपना सैक्रिफाइस कर देता है, पर लोहे को बचा लेता है। हाँ, इस डायग्राम में ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है। बीच में सुरक्षित स्टील या लोहा है और उसके बाहर जिंक की परत है जो अपने आयंस को घोलकर खुद को नष्ट कर रही है ताकि अंदर का स्टील सेफ रहे। सही कहा आपने। ये सैक्रिफाइस ही इस विधि की असली ताकत है। अब स्लाइड 9 पर चलते हैं, जो धातुओं को अपग्रेड करने के तरीके पर है। मिश्र धातु या एलॉयज क्या है? यहाँ इसे द अल्टीमेट अपग्रेड कहा गया है। ये सच में कमाल का अपग्रेड है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक धातु और अधातु के होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और ऐसा किया क्यों जाता है? इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है धातु के गुण बदलना, जैसे उसको ज्यादा हार्ड बनाना या उसमें जंग को रोकने की क्षमता लाना। एग्जाम्पल के लिए शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है, पर अगर उसमें थोड़ा सा कार्बन मिला दिया जाए तो वो एकदम सख्त और प्रबल स्टील में बदल जाता है। यही इसका मैजिक है। जैसे कि इस चित्र में कॉपर और जिंक के पाउडर को मिलाकर एक चमकदार सोने जैसा पीतल यानी ब्रास का ब्लॉक बनते हुए दिखाया गया है। तो अब हम स्लाइड 10 पर कुछ और इम्पोर्टेंट एलॉयज के बारे में जानते हैं। इस टेबल में 4 सबसे जरूरी मिश्र धातुओं का जिक्र है। पहला है पीतल यानी ब्रास, जो कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। इसका उपयोग बर्तन और सजावटी वस्तुओं में होता है। और दूसरा है कांस्य यानी ब्रॉन्ज। बिल्कुल, कांस्य
कॉपर और टिन का मिक्सचर है। इसे ज्यादातर मेडल्स यानी पदक और मूर्तियां बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा नाम सोल्डर लिखा है यहाँ, ये क्या होता है? सोल्डर लेड और टिन का मिश्रण है। इसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए ये वेल्डिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत काम आता है। और चौथा है एमालगम। ये किस अलॉय को कहते हैं? देखिए, कोई भी ऐसी मिश्र धातु जिसमें मर्क्यूरी यानी पारा मौजूद हो, उसे एमालगम कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब स्लाइड 11 पर हम अपने आज के इस डीप डाइव का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जरूर। तो हमारा आज का मूल मंत्र रहा कि धातु प्लस वायु या नमी इक्वल संचारण। और हमने समस्याओं में देखा कि सिल्वर Ag2S बनने से काला होता है, कॉपर कार्बोनेट बनने से हरा होता है और लोहा रस्ट के कारण भूरा पड़ जाता है। और अगर समाधान की बात करें तो बैरियर लगाना जैसे पेंट और ग्रीस, या शादी लेपन जिसमें जिंक की परत चढ़ती है, और मिश्र धातुएं जैसे कॉपर और जिंक से बना पीतल और कॉपर और टिन से बना कांसा। एक्सीलेंट। अब स्लाइड 12 के आधार पर आखिर में श्रोताओं के लिए एक क्या आप जानते हैं वाला नॉलेज चेक करते हैं। मेरे पास 3 सवाल हैं। पहला, लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? दूसरा, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? और तीसरा, किस धातु के मिश्र धातु को अमालगम कहते हैं? चलिए मैं इनके जवाब दे देता हूँ। पहले का जवाब है जिंक और इस प्रक्रिया को यशादी लेपन कहते हैं। दूसरे का जवाब है कॉपर प्लस जिंक और तीसरे का जवाब है मर्क्यूरी यानी पारा। बिल्कुल सही। आज की चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक रही और इस आखिरी स्लाइड पर एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, धातुओं का विज्ञान हमारे जीवन का विज्ञान। सही बात है। जाने से पहले एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, यशादी लेपन में जिंक लोहे को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, लेकिन क्या होगा जब वो जिंक की परत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? क्या लोहे को बचाने का कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो कभी खत्म ही ना हो? इस बारे में जरूर सोचिएगा। तो श्रोताओं, ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।